हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट फिजिक्स का डे 3। डे 1 और डे 2 में हम लोग कुछ टॉपिक को पढ़ चुके हैं, जैसे न्यूटन के गति के नियम। ये सब आप देख ही पा रहे हैं इमेज के माध्यम से। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उन सभी चीजों को एक जगह संग्रह करके आपको समझाया जाता है, ताकि कम समय में बेहतर तैयारी हो सके। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दूं, अगर आप बगहा क्षेत्र में रह करके किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक बेहतर माहौल मिले, तो उसके लिए वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स बगहा 2 में उत्कर्ष लाइब्रेरी का शुभारंभ हो चुका है। आप उसमें नामांकन करा करके अपने सपने को एक नया मोड़ दे सकते हैं। वहां पर पढ़ाई का आपको एक बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जाता है। तो आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तोलक और उसी के साथ साथ कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तीनों चीजों को हम लोग को पढ़ना है। इसका उद्देश्य एक ही है, कम समय में ज्यादा तैयारी कैसे किया जा सके। तो लुसेंट बुक के बारे में आप जानते ही होइएगा। तो लुसेंट देखिए, उत्तोलक क्या है। तो देखिए, लैंग्वेज पढ़ना और इमेज के माध्यम से समझना में दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। इमेज के माध्यम से समझकर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है, उन सभी चीजों को एक जगह आप पाते हैं। तो इस तरह से आपके तैयारी का एक नया मोड़ मिलता है और आप कम समय में अधिक तैयारी करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो देखिए, उत्तोलक पढ़ने के लिए सबसे पहले लैंग्वेज को छांट दीजिए। जो हम आपको पेन के द्वारा लिख करके दिखाए हैं, उसको केवल देखिए। उत्तोलक एक मशीन है जो कार्य को आसान कर देता है। कार्य को आसान कराने के लिए कई प्रकार के मशीन का यूज होता है, उसी तरह उत्तोलक एक मशीन है। तो उत्तोलक मेनली 3 चीज होता है। उत्तोलक को समझने के लिए उत्तोलक में पूछता है कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है और कौन हमारा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। तो उत्तोलक को समझने के लिए सबसे पहले 3 चीज को आपको समझना होता है: आलम्ब, प्रयास और भार, जिसको फलक्रम, इफोर्ट और लोड कहते हैं। तो फलक्रम क्या होता है, इफोर्ट क्या होता है, लोड क्या होता है, इन चीजों को जानने के लिए सबसे पहले आप देखिए, फलक्रम उसको कहा जाता है, हाईलाइट ले लें। फलक्रम आपको सबसे पहले समझना है। फलक्रम जिसके माध्यम से जो कील कह सकते हैं, जिस पर मूवमेंट होता है, उसको फलक्रम कहते हैं। आपको इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज में देखिए। जैसे कैंची, कैंची में कहा जाए फलक्रम क्या है, तो किस चीज पर इसका मूवमेंट हो रहा है, तो बीच वाला पार्ट पर, तो इसका फलक्रम ये है। पिलास, इसका बीच में फलक्रम यहाँ पे है, यानी जिस चीज पर जहाँ मूवमेंट होता है उसका फलक्रम कहलाता है। कॉल का मूवमेंट कहाँ से होता है, तो यहाँ से होता है, तो इसका फलक्रम यह है। यानी फलक्रम को समझ गए, फलक्रम किसको कहते हैं। उसके बाद आप समझिएगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या क्या आता है, सभी चीजों को। प्रयास, जहां से हम उसको यूज करते हैं, जहां बल लगा करके उसको काम किया जाता है। और लोड, भार, जहां से काम लिया जाता है। तो इस तरह से उत्तोलक हमारा एक मशीन है जो हमारे काम को आसान करता है। इसमें 3 बिंदु को समझना जरूरत है: फलक्रम, इफोर्ट और लोड। सबसे पहले क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ALP 2018 का क्वेश्चन है। तो इसी जगह पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह याद करने योग्य है, तथ्य है, आपको याद करना ही चाहिए। तो उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक 3 प्रकार के होता है: प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो आइए हम लोग समझते हैं कैसे हम पहचानेंगे कौन प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, कौन सेकेंड श्रेणी के उत्तोलक है और कौन थर्ड श्रेणी के उत्तोलक है। तो देखिए, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, फ्री, FLE, फ्री, यानी फलक्रम, लोड और इफोर्ट। आप F फॉर फलक्रम, L फॉर लोड और E फॉर इफोर्ट। पेन को रेड ले रहे हैं ताकि विजिबल होगा। F फॉर फलक्रम, L फॉर लोड और E फॉर इफोर्ट। आप इतना बात समझ चुके होंगे। फलक्रम पहले ही बताएं, जिस पर मूवमेंट होता है, अगर वह बीच में रहे। फलक्रम अगर बीच में रहे तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। लोड अगर बीच में रहे तो सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। और इफोर्ट अगर बीच में रहे तो थर्ड श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो यानी आप समझ चुके हैं, फलक्रम बीच में रहे तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, लोड बीच में रहे सेकेंड श्रेणी के उत्तोलक और इफोर्ट बीच में रहे तो थर्ड श्रेणी के उत्तोलक हो जाएगा। अब हम इसके उदाहरण को समझते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन है। तो देखिए, फलक्रम बीच में, तो कैंची आप देखे होइएगा, कैंची का मूवमेंट बीच से होता है। तो फलक्रम बीच में तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। पिलास इसमें बीच में है फलक्रम, तो यह भी फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक। नेल कटर फलक्रम बीच में है, तो इसको भी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहेंगे। कॉल, जो चापाकल होता है, इसमें भी फलक्रम बीच में है, इसको भी फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक कहेंगे। साइकिल का ब्रेक, इसमें भी देखिएगा
फलक्रम बीच में होता है, तो साइकिल का ब्रेक और शीशा जो आप बचपन में झूला बहुत झूले हुईएगा, दोनों तरफ से दो बच्चा या एक लड़का हो या एक लड़की हो जो भी बैठ जाता है सब, और बीच में फलक्रम होता है जहां से वह मूवमेंट करता है। तो आप प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को समझ चुके होंगे, फलक्रम बीच में होगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, और इसका एग्जाम्पल भी देख लिए। अब देखिए सेकेंड श्रेणी के उत्तोलक, इसमें लोड बीच में रहता है। हम फिर एक बार आपको ट्रिक याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्ली, इसमें लोड बीच में रहेगा, यानी एल यानी लोड बीच में रहेगा, तो सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक होगा। जैसे सरौता कहिए या फिर आप खैनी काटने वाला मशीन कहिए, तो इसमें क्या होता है, लोड बीच में, आप यहाँ पे रख करके खैनी हो गया या कसैली हो गया, सुपारी जिसको बोलते हैं, काटते हैं, तो लोड बीच में होता है, तो यह हमारा सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक हो गया। नींबू निचोड़ने वाला मशीन, फलक्रम यहाँ पे है, ये फलक्रम हो गया आपका, लोड आपका यहाँ पे है, तो लोड यहाँ पे है, तो हमारा ये सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक हो गया। कूड़ा उठाने वाला गाड़ी जो है, लोड बीच में रहता है, तो सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक हो गया। तो आप सेकेंड श्रेणी फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक को समझ गए। थर्ड श्रेणी होता है, यानी फ्ली को ही देखिएगा, तो अगर इफोर्ट बीच में रहे, माने इफोर्ट अगर बीच में हो, तो उसको थर्ड श्रेणी का उत्तोलक कहेंगे। तो बीच में जो रहेगा उसी को, तो फ्ली फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक में, फलक्रम बीच में, लोड बीच में, तो सेकेंड श्रेणी के उत्तोलक, और इफोर्ट बीच में, तो थर्ड श्रेणी का उत्तोलक। जैसे आपको चिमटा रोटी पकाने वाला चिमटा देखे हुईगा, बीच से दाबते हैं, तो बीच से दाबते हैं, तो हमारा थर्ड श्रेणी का उत्तोलक हो गया। मनुष्य का हाथ हो गया, और हल हो गया, हल जिससे बैल जोता जाता है, तो यह हमारा थर्ड श्रेणी का उत्तोलक हो गया। और इतना ही बात नहीं बनता है, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एएलपी में पूछा गया है कि यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, भार बटा आयास, आयास बटा भार, यानी लोड बटा इफोर्ट जो होगा वही हमारा यांत्रिक लाभ कराता है। तो यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है, क्योंकि यह हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है, सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है, और थर्ड श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है, जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रथम श्रेणी के यांत्रिक लाभ जो हमेशा एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, और एक के बराबर भी हो सकता है। तो आप छोटा सा ट्रिक यहाँ भी लगा सकते हैं कि यांत्रिक लाभ एक से बड़ा, एक से छोटा या एक से बराबर, यानी जो फर्स्ट डिवीजन आदमी है, जो फर्स्ट रैंक आदमी है, वो कहीं भी मूवमेंट कर सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, और एक के बराबर तीनों हो सकता है। और सेकेंड श्रेणी का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से बड़ा होता है, यानी यहाँ भार और इफोर्ट जो लगाएंगे उसका जो डिवाइड करेंगे, तो यह हमेशा एक से बड़ा होगा, यह हमेशा एक से बड़ा होगा। और थर्ड श्रेणी का यांत्रिक लाभ 3 है, यानी 3 नंबर का है, तो यह हमेशा एक से छोटा होगा। तो प्रथम श्रेणी में एक के बराबर या एक से छोटा या एक से बड़ा कोई भी हो सकता है, सेकेंड श्रेणी में एक से बड़ा होगा, और थर्ड श्रेणी का यांत्रिक लाभ एक से छोटा होगा। और वही चीज हमारे जो यहाँ पे लिखे हैं, इसी चीज को यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है एएलपी 2018 के एग्जाम में, तो इसको जानना आपका जरूरी हो गया। यांत्रिक लाभ इक्वल टू भार बटा आयास। अब हम पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तीनों चीजों को पढ़ेंगे। कार्य तो आप में से सभी कोई करते हैं अपने घर पे, कार्य हर कोई करता है, लेकिन कार्य से रिलेटेड जब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो हमारे सर में खुजली होने लगता है और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि यह कौन सा काम आ गया। तो देखिए कार्य को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। कार्य देखिए, कार्य का अर्थ है किसी क्रिया का संपादन, आप भी क्रिया करते हुएगा, कार्य हो गया। देखिए इसको एक और डिफिनेशन से दे सकते हैं, बल लगाकर किसी वस्तु के दिशा में विस्थापन, बल लगाकर वस्तु को बल के दिशा में विस्थापन को ही कार्य कहते हैं। अब हो सकता है बल के दिशा में भले लिख दिया है डिफिनेशन में, लेकिन बल के दिशा में और जो बल लगाए डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो कोण होता है उससे रिलेटेड निकलता है कार्य। तो कार्य इतना ही जानिए, बल लगाकर किसी वस्तु को आगे पीछे कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, तो उसके द्वारा जो कार्य होता है उसी को कार्य कहते हैं। और कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। इसको छोटा सा ट्रिक भी आप बना सकते हैं, वर्क बराबर एफ एस माने फंस, इसको अगर डायरेक्ट पढ़िएगा तो फंस गया, यानी वाइफ फंस गई, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इसके बीच का जो हमारा बल लगाएंगे, जिधर से बल लगाएंगे और जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उसके बीच जो कोण बनेगा उसका भी मल्टीपल होता है।
तो देखिए इतना जान गए कार्य क्या होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपको सदिश अदिश पढ़ाए थे, वहां भी बताए थे। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। और कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर, जिसको जूल बोला जाता है, जूल होता है। और सीजीएस में इसका मात्रक अर्ग होता है। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ देता है 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। इस सीरीज के चलाने का उद्देश्य एक ही है, कम समय में ज्यादा तैयारी किया जाए। तो देखिए आपके एग्जाम में लूसेंट में तो मात्र इतना ही लिखा हुआ था कार्य से रिलेटेड, लेकिन उसको टोटल जो क्वेश्चन पूछा गया है इमेज के माध्यम से सभी चीजों को एक जगह हम इकट्ठा किए हैं। तो 3-4 चीज आप जान गए। कार्य किसको कहते हैं, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, वाई फंस गई यानी वर्क बराबर एफ एस कोस थीटा। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल होता है। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक अर्ग होता है 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। अब देखिए कार्य का बीमा हमारे एग्जाम में पूछ देता है, तो आप यहाँ से बीमा को डिराइव करके लिखा गया है। जैसे कि हम आपको दिखा दें, इसको हाईलाइट वाला पेन से देखते हैं। वर्क बराबर एफ एस, वर्क बराबर एफ एस। तो एफ बराबर आप जानते हैं फादर इक्वल टू माँ, आप सेकेंड या सेकेंड लेक्चर में पढ़े थे। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास को किलोग्राम कहते हैं। मास को, इसको रेड कर देता है, मास को किलोग्राम से डिनोट करते हैं और एक्सेलरेशन को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से डिनोट करते हैं। और एस डिस्प्लेसमेंट को लंबाई यानी एल से डिनोट करते हैं। और किलोग्राम को का डायमेंशन एम होता है, मीटर का डायमेंशन एल होता है, और सेकेंड का -2 होता है, और उसमें एल से गुणा कर देंगे तो एम L2 T-2, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, एम L2 और T-2 होगा। एम L2 T-2, इसको लिख दिया जाए, एम L2 और T-2। वर्क में देखिए नोट करके जो लिखा है, बीमा जान गए, एम L2 T-2 वर्क होता है। और उसके बाद वर्क, इसको हाईलाइट वाला पेन ले लिया जाए, वर्क में विस्थापन का होना अनिवार्य है। अगर आपके घर आपके पिताजी बोल रहे हैं बाबू इस सामान को ले जाओ, जैसे 10 केजी का सामान है, और घर का 2 चक्कर लगा करके फिर इसी पर आ जाओ, तुम्हारा यह काम है, तो आप कहिएगा कि भले ही आपके लिए यह काम है, लेकिन फिजिक्स के नॉलेज में, फिजिक्स में यह कार्य नहीं है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट का होना अनिवार्य है। और आपको हम बताए थे, अगर आप वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहे हैं, अगर यहाँ से शुरू करके वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर पूरा कर लिए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन शून्य हो जाएगा। और जब विस्थापन शून्य हो जाएगा तो वर्क बराबर एफ एस कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा यानी डिस्प्लेसमेंट जब यहाँ शून्य हो जाएगा तो हमारा वर्क भी शून्य हो जाएगा। तो कार्य जो होता है डिस्प्लेसमेंट खोजता है, और उसी के साथ ही वह 90 डिग्री पर नहीं होना चाहिए। यानी डिस्प्लेसमेंट, अगर हम बल इधर से लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रहा है, यानी 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो कोस 90 डिग्री इक्वल टू भी 0 होता है। तो फिर हमारा वर्क 0 हो जाएगा। तो विस्थापन 90 डिग्री पर भी नहीं होना चाहिए। तो उसी चीज को लिखा गया, और क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है, अगर कोई कुली 50 किलो का वजन लेकर के सर पर खड़ा है तो उसके द्वारा कितना कार्य किया गया? तो कोई कार्य नहीं किया गया। तो इस तरह हमारे जो नोट करके लिखे हैं, कुली चीज पर 50 किलोग्राम सामान लेकर खड़ा है तो कार्य शून्य होगा। कोई व्यक्ति 50 किलोग्राम सामान को 7 मीटर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है तो 3 चक्कर में किया गया कार्य। देखने वाला देख करके कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ ना कुछ कार्य होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0, तो कार्य हमारा 0 हो जाएगा। इसी के साथ साथ कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। कार्य धनात्मक भी हो सकता है, तो धनात्मक तो हर केस में हो जाएगा, आपको बताएंगे, न्यूमेरिकल है। ऋणात्मक, अभी ऋणात्मक एक केस में होता है, जब मान लीजिए हम बल लगा रहे हैं अपने तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट साइड में, यानी बल इस साइड में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उस साइड में हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण 180 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो इस कंडीशन में एफ एस कॉस थीटा यानी वर्क जो हमारा होगा निगेटिव होगा। तो निगेटिव भी हो सकता है कार्य, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। अब देखिए इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है जो हमारे एग्जाम में पूछा हुआ न्यूमेरिकल है। अगर 20 न्यूटन का बल लगाकर वस्तु पर कार्य कर रहा है, अगर 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है,
तो बल के दिशा में 4 मीटर का विस्थापन होता है। बल के दिशा में कितना मीटर का विस्थापन होता है? 4 मीटर का विस्थापन होता है। तो किया गया कार्य, तो बल के दिशा में विस्थापन हो रहा है, यानी थीटा यहाँ पे हमारा कितना है? थीटा यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। 1 मिनट, कलम को पेन बना ले। थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा और वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यानी फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हो रहा है, यहाँ पे 5 मीटर होगा, 5 इसको बना लीजिए, 5 मीटर हो रहा है और वर्क कितना है? तो 100 जूल हमारा कार्य हो जाएगा। अर्ग में पूछेगा तो 100 इंटू, इसको अर्ग में बनाना होगा तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग पढ़े थे, तो 100 इंटू 10 के पावर 7 अर्ग, तो अर्ग में आपको ये हो जाएगा। अब देखिए 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर, एक और क्वेश्चन हमारा है, 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, तो 20 जूल का कार्य होता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जिसमें एफ 20 न्यूटन, एस 2 मीटर का है, यानी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, और वर्क जो है हमारा 20 न्यूटन है, तो 20 जूल का वर्क हो रहा है। तो उस कंडीशन में वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, और इस तरह से आपका कॉस थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कार्य के बाद ऊर्जा। कार्य आप समझ गए, कार्य सदिश राशि है, यह धनात्मक ऋणात्मक 0 हो सकता है। वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी जान गए। अब एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? कार्य करने की क्षमता। लोग क्या कहता है, मेरे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, यानी हमको कार्य करने की बहुत ज्यादा क्षमता है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका भी मात्रक जूल होता है। कार्य, क्वेश्चन पूछता है इसमें से कौन 2 चीजों का मात्रक सेम है या बीमा सेम है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। अब सबसे पहले जानिए कि ऊर्जा, यानी ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा नाम देते हैं, और वो यांत्रिक ऊर्जा को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, काइनेटिक एनर्जी और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, उसी चीज को यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया है। लेकिन लैंग्वेज पढ़ने से पहले हम आपको कुछ एग्जाम और कुछ अच्छी के माध्यम से, लिखित हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से बताना चाहता हूँ। गतिज ऊर्जा, गति करने के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगर कोई चीज मान लीजिए हम ऐसे चल रहे हैं, इसमें जो ऊर्जा है, और बहुत तेज से देखते हैं क्रिकेट खेलता है, क्रिकेटर जो होता है बहुत तेज से दौड़ करके आता है, जब गिरता है तो कुछ दूर तक चल जाता है, यानी गति करने के कारण उसमें कुछ ऊर्जा आ जाता है, और उसी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, यानी गति के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा किसी स्थिति को बनाए रखने पर उस वस्तु में जो ऊर्जा होता है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक ईंट है, उसको हम इतना ऊपर से गिराएं ऐसे हाथ करके तो बहुत कम चोट लगेगा, लेकिन उसी ईंट को बहुत अधिक हाइट पर अगर हम रख लें, बहुत अधिक हाइट पर से तब गिराएं तो वहां देखिएगा ज्यादा चोट आएगा। यानी स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा में परिवर्तन आ गया, यानी उसमें जी यानी गुरुत्वीय त्वरण और हाइट दोनों फैक्टर करता है। तो आइए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv² होता है। वही काइनेटिक एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू mgh, जहाँ m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटेशन और h फॉर हाइट है। तो काइनेटिक एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को 2 भागों में बांटा जाता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हाफ mv² फॉर्मूला होता है और स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू mgh होता है। जैसे चलती हुई ट्रेन, जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का, इसमें गतिज ऊर्जा है। तना हुआ धनुष और छत से लटका हुआ पंखा, इस सब में स्थितिज ऊर्जा है। आपको याद करना है, अगर गति को दुगुना कर देने पर गतिज ऊर्जा कितना होता है, एग्जाम में पूछता है। अगर किसी वस्तु को गति को 16 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो जब गति को 16 गुना कीजिएगा, यानी वेलोसिटी को 16 गुना कीजिएगा, तो इसके स्क्वायर रूट में ही बढ़ेगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। वही चीज का भी देता है कि काइनेटिक एनर्जी 2 गुना हुआ है तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हुआ होगा। तो 2 गुना, जब काइनेटिक एनर्जी को 2 गुना कीजिएगा तो वेलोसिटी उसके स्क्वायर के टर्म में 4 गुना हो जाएगा। उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है।
गति को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि गति जब दुगुना होगा तो इसको स्क्वायर होकर के यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, उसको भी हम आपके सामने डिस्क्राइब करने वाला हूँ। जैसे देखिए, किसी वस्तु की गति ऊर्जा 120 जूल है, सॉरी पेन को हाईलाइट में बदल दें। किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है, तो वेग ज्ञात करें। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², या काइनेटिक एनर्जी 120 जूल है, मास 15 किलोग्राम है, तो वेलोसिटी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें आप रखिएगा, तो वेलोसिटी 4 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान को पृथ्वी के सतह से 9.8 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो आप स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़े हैं, mgh होता है, स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू mgh, और mgh का ही इसमें रखेंगे। तो 9.8 का, इसको यहाँ पे सही कर लीजिए, 9.8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9.8 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए, अब सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि संवेग और गतिज ऊर्जा, संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m होता है। अगर आप लुसेंट पढ़िएगा तो आपको रखना पड़ेगा, लेकिन उसी चीज को हम आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए हैं, आपको पहले भी बताए हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू संवेग इक्वल टू मास गुणे वेलोसिटी होता है, यानी द्रव्यमान कितना वेग से गतिशील है उसको हम लोग संवेग कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², हाफ mv², जहां अगर हम इसमें कहें कि आप ऊपर नीचे m से भाग कर दीजिए, तो यानी m से, तो यहाँ पर m से m क्या हो गया, कट जाएगा। m से m जो है हमारा कट जाएगा, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं जब इसको m से m में गुणा करेंगे तो m² हो जाएगा, और v² दिया हुआ है, और 2m नीचे हो जाएगा। और mv का मतलब आप जानते हैं p = mv, यहाँ से आपको मालूम है p = mv, इस चीज को आप जान रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे p = mv, इस चीज को जान रहे हैं, तो mv को p² लिख सकते हैं बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा संवेग के स्क्वायर बटा 2m होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसी चीज को क्लियर करने के लिए आपके सामने एक न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे आप देखिए, यदि किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो तो नए संवेग का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं गतिज ऊर्जा संवेग के स्क्वायर के टर्म में होता है, यानी गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी तो संवेग जो है उसके स्क्वायर के टर्म में, यानी 4 गुना है तो संवेग, यानी इसको रूट कीजिएगा तो 2 गुना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना हो जाएगा। वही चीज अगर इसी के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, एक हल्के और एक भारी पिंड का गतिज ऊर्जा समान हो, गतिज ऊर्जा समान हो, यानी काइनेटिक एनर्जी सेम हो, तो किसका संवेग अधिक होगा, किसका संवेग अधिक होगा। तो काइनेटिक एनर्जी को जब 1 ले लीजिएगा तो P जो होगा मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, यानी जिसका मास, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग कम होगा, यानी भारी वस्तु का संवेग भारी होगा। तो यह हमारा एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसी के साथ साथ एक टॉपिक और रह जा रहा है, ऊर्जा संरक्षण के नियम। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे मेरे शरीर में कुछ ऊर्जा है, हम इसको एक रूप से, जैसे वर्क करते करते थक गए, यानी अपने ऊर्जा को उस वर्क में ट्रांसफर कर दें, यानी ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा का न तो रूपांतर, मतलब कि न तो सृजन किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। और इसी से रिलेटेड जो हमारा आप देख रहे हैं चार्ट, इस पर क्वेश्चन हरदम पूछा जाता है। तो इस चीज को ध्यान देने वाला चीज है, सभी चीज को एक एक कर हम आपको समझाने वाला हूँ। डायनेमो, जिसको जनरेटर कहते हैं, डायनेमो
जिसको जनरेटर कहते हैं, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसको याद करने कैसे करेंगे, आप देखते हैं जनरेटर चलाने के लिए पहले उसमें काइनेटिक एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न कर दिया जाता है, तब वो चलने लगता है और विद्युत हमारा विद्युत देता है, तो काइनेटिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वही मोमबत्ती का है, तो मोमबत्ती क्या है, एक रासायनिक चीज से बना होता है और यह उजाला यानी प्रकाश देता है। तो मोमबत्ती यांत्रिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बांटता है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा इंपोर्टेंट डायनेमो हो जाता है। डायनेमो से कुछ क्वेश्चन पूछता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसे हेडफोन होता है, जो माइक होता है, माइक्रोफोन होता है, ध्वनि जो हम बोल रहे हैं उसको विद्युत ऊर्जा में कैप्चर कर लेगा और फिर हेडफोन के माध्यम से जब कान में सुना जाएगा तो वहां तक आवाज पहुंचेगा। यानी माइक्रोफोन ध्वनि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पे है माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वही लाउड स्पीकर, जो स्पीकर होता है आप लाइट में लगाते हैं, डीजे बजता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो आपको ध्यान रखना है माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और सोलर सेल सबको जानता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, और कभी कभी ऊष्मा ऊर्जा भी देता है, जैसे बल्ब। बल्ब इसी का चीज है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा तो बदलता ही है, लेकिन बल्ब देखिएगा हीट हो जाता है तो ऊष्मा ऊर्जा में भी बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आप देखते हैं घर में मोटर दाबते हैं तो चलने लगता है, पानी चढ़ना शुरू हो जाता है। यानी विद्युत मोटर जो होता है उसमें यांत्रिक ऊर्जा होता है, और यांत्रिक ऊर्जा जो है कि विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। यांत्रिक यानी उसमें खिंचाव उत्पन्न करते हैं तो वह हमारा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है। तो इस तरह से वर्क पावर एनर्जी भी हम लोग कंप्लीट करने के कगार पर है। वर्क पावर एनर्जी अब कंप्लीट होने वाला है। अब आते हैं शक्ति। तो शक्ति क्या है, छोटा सा टॉपिक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगर हम कोई कार्य कितना समय में करते हैं उससे डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कार्य को टाइम से डिवाइड कर दिया जाएगा तो उसको शक्ति कहा जाता है। और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और बीमा की बात करें तो आप बीमा जानते हैं, कार्य का ML2T-2, और वहां पे टाइम से डिवाइड किया जाता है T, और T ऊपर जाकर के भी माइनस में बदल जाएगा। तो ML2T-3 जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वाट की बात करें, अगर इसको मात्रक अर्ग में बात करें तो आप जानते हैं जूल, जूल को क्या कहते हैं, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, 1 मिनट इसको, हाँ, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, और उसको सेकेंड से भाग दिया जाएगा तो 1 वाट बराबर 10 के पावर 7 अर्ग प्रति सेकेंड। यह हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। अब देखिए, शक्ति को बड़ा रूप, शक्ति का बड़ा रूप अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। जैसे एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। और वाट सेकेंड की बात करें तो वाट सेकेंड, 1 वाट 1 सेकेंड में जितना कार्य होता है उसको जूल बोला जाता है। और वाट घंटा की बात करें, 1 वाट घंटा में 3600 जूल होता है। और किलोवाट घंटा की बात करें तो किलो मतलब 1000 से गुणा हो जाएगा। तो 3600 में अगर आप, इसको पेन को ले लिया जाए थोड़ा पतला करके, अगर आप 3600 में पेन को सिलेक्ट करके 3600 में अगर आप 1000 से मल्टीपल करते हैं तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 36 इंटू 10 के पावर 5 जूल, क्योंकि यहाँ पे जो दशमलव है, यहाँ पे जो दशमलव है इसको हटा दिया गया है तो एगो पावर घट जाएगा। तो आप जान गए, शक्ति को भी हम लोग पढ़ लिए। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका बीमा ML2T-3 होता है। और एक इसका बड़ा पावर यानी हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है। और किलोवाट घंटा की बात करें तो 1 किलोवाट घंटा बराबर
3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। इस तरह से वर्क पावर एनर्जी समाप्त होता है और हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए और ज्यादा कंटेंट के साथ वीडियो बना सकें। धन्यवाद।